नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से किसानों के मसले पर हम बेबाकी से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको तथ्यों से हम रूबरू करा रहे हैं। इस आंदोलन के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रहे हैं और यह भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की आखिर सच्चाई क्या है, तथ्य किस तरीके से इस आंदोलन के साथ साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से अपने खास पेशकश बेबाक की। लगातार किसान आंदोलन का जो मसला है वो पेचीदा होता चला जा रहा है। किसानों की अपनी बात, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग रास्ता निकालने की कोशिश की जिसे किसानों ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है। अब ऐसे में आज बेबाक में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू हम लेकर के आए हैं कि आखिर रास्ता अब क्या निकल सकता है। साथ ही साथ क्या हिंदुस्तान का किसान लगातार गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस किसान को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश, बातें, दावे, वादे तमाम सरकारों ने की हैं, क्या उन बातों में, उन वादों में, उन दावों में दम नहीं है? क्या किसान लगातार गरीब हो रहा है हिंदुस्तान का? ये एक ऐसा तथ्य है जो बेबाकी से आज आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको बताते हैं कि बेबाक में आपके लिए क्या क्या खास है। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी को लेकर सियासत क्यों जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की समिति को लेकर हरियाणा में भी क्यों सियासी बयानबाजियों का दौर है। वहीं आपको बताएंगे कि क्या देश का किसान गरीब हो रहा है। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे निकलेगा किसानों की समस्या का हल। और आखिर में बताएंगे कि क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से, ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। बेबाक के अपने कार्यक्रम में शुरुआत हम राजनीति से करना चाहते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के मसले को लेकर के राजनीति जमकर हो रही है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है। उसी का एक नजारा एक बार फिर से देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 4 सदस्य कमेटी बनाते हैं और किसानों ने कहा कि इस कमेटी को हम खारिज करते हैं। लेकिन राजनीति कैसे और किस तरीके से हो रही है, इस पर देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, जिससे किसानों समेत विपक्षी दलों को भी अपनी जीत दिखाई देने लगी है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का 4 सदस्यों की कमेटी का गठन करना किसानों के गले उतरता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसे में जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेटी बनाई है वो किसान समेत बाकी पक्षों से निष्पक्ष राय लेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। ऐसे में किसानों को जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान यस और नो पर नहीं निकल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कल फैसला दिया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो ये कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी निष्पक्ष सबसे राय लेगी, किसान यूनियन के लोगों से भी राय लेगी, अन्य जो भी एक्सपर्टीज है उनसे भी राय लेगी और राय लेने के बाद में निर्णय देगी। तो मुझे यही कहना है कि किसान भाइयों से भी मैं तो आग्रह करूंगा कि जिद किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल के समर्थन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाए और कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि सरकार के दबाव में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी आएगी तो उसी आदमी की दी हुई कमेटी आएगी। ये वो आदमी है जो सरकार की तारीफ करते हुए नहीं रुकते। जो गुलाटी है वो तो पूंजीपतियों का दलाल है, उसको कमेटी में डाल दिया। और ये जब फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को एक बार फिर तार हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है, मानजोग है। लेकिन इसके जो जजेस हैं ये दबाव में आ जाते हैं। कैसे दबाव में आए, रात में क्या खेल खेली सरकार ने, ये तो सरकार जान सकती, जहां वो जज बाहर आकर बता सकते हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि किसानों ने साफ कर दिया है कि किसान किसी भी कमेटी से बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ सरकार से होगी।
बात होगी सरकार से सीधा। और ये अगर यही बात हम कह रहे थे कि इससे ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट कमेटी और कोई नहीं बन सकता स्वामीनाथन कमेटी से ज़्यादा, उनके सिफारिश है। अगर कोई कमेटी बनाना है तो उसको कैसे लागू करना है उस पर बनाइए, क्षेत्र में सुधारों के लिए, इसका कोई मायने नहीं है। तो ये किसान संगठनों ने जो तय किया, अब हम वो जो तय करते हैं उनके समर्थन करेंगे किसान संगठनों का। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर किसानों को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो सभी कृषि कानूनों के पक्ष में बोलते रहे हैं। हाँ, दुविधा की परिस्थिति ये है कि जो कमेटी बनी है ना, वो कमेटी मुझे लगता है कि उसमें भरोसा नहीं हो पा रहा है किसानों का, क्योंकि इनमें से तकरीबन सभी लोग इन कानूनों के पक्ष में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर इसमें संभावना मैं संगठनों की ओर से नहीं देख रहा हूं, और मुझको लगता है कि फिर वो उनकी मांगे जायज हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि वो रिपील से पीछे नहीं हटेंगे, और कमेटी को लेकर के उन्होंने अपना पोजीशन काफी क्लियर कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर किसान की आंखों में खुशी, उनके खेत खलिहानों में खुशहाली आए, इसके लिए अनगिनत और मजबूत प्रयास ही नहीं किए, बल्कि उस प्रयासों के परिणाम भी सामने ला करके रखे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक चला रहे हैं। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने वाले लोग किसानों के हितैषी नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और आशा है कि दूसरा पक्ष भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम सब का स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट के गरिमा में ही राष्ट्र की गरिमा है। इसलिए नतमस्तक होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। वहीं किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नामंजूर कर दिया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि सरकार जो चाहती है वही हो रहा है, क्योंकि सरकार पहले से ही कमेटी बनवाना चाहती थी। मगर ये ना करके आप जो सरकार चाहता है अल्टीमेटली वही हो रहा है। सरकार वही चाह रहा था, हमको बोला कोर्ट में चलो, उसको मालूम था कोर्ट में जाके कमेटी बनवाएंगे, और कमेटी हमारा शुरू से हमारा धारणा था कमेटी बनेगा प्रो कॉर्पोरेट पीपुल से। प्रो कॉर्पोरेट पीपुल वो लोग जो है वो कमेटी में आएगा, और प्रो कॉर्पोरेट पीपुल आके वो कॉर्पोरेट के खिलाफ नाव नहीं बोलेंगे, ये कॉर्पोरेट पुस्तक कानून को साफ कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कोर्ट बोला, कमेटी बोल दिया, तो यही जारी रह जाएगा। इसी तरह लाखों किसान को खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये हमारा सामने डर है सबसे बड़ा। किसानों के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। पहले कृषि कानून और अब किसानों की समस्या सुलझाने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, दोनों पर ही सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सरकार लगातार किसानों की समस्या का समाधान करने का दावा कर रही है, फिर चाहे बातचीत का रास्ता हो या कोर्ट का जरिया हो। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। केंद्रीय नेताओं के साथ साथ हरियाणा में भी जमकर राजनीति हो रही है। इस मसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष लगातार यह कह रहा है कि ये जो समाधान निकालने की कोशिश अदालत की तरफ से की गई है उसे सिरमाथे बिठाना चाहिए। केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि उन्हें कमेटी नामंजूर है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है, वो फैसला सर्वमान्य है। ऐसे में किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और अपने घर वापस लौट जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास व्यक्त किया गया है। सिर्फ सीएम ने ही इस मसले पर बयान नहीं दिया। बीजेपी की तरफ से कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप स्वीकार नहीं करते तो फिर देश की जनता फैसला देगी, आप सही हैं या कोर्ट या सरकार सही है। जब कोर्ट ने स्टे दिया है तो फिर ये बताएं कि किसान किसकी बात मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और जो तीनों जो बिल थे उनको स्टे कर दिया। जैसा कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें अब जो किसान भी वहां धरने पे थे तो जो उनकी डिमांड थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से मान ली तो मैं समझता हूं उनको भी उसको स्थगित कर देना चाहिए। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया तो विपक्षी नेताओं ने कमेटी को आड़े हाथों लिया। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जब ऑर्डर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद कुछ बोलेंगे। बात कहने से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेने चाहिए क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो कमेटी बनी और कमेटी में सदस्य हैं वो पहले ही कृषि कानूनों के हित में बात करते आए हैं। यही वजह है कि किसानों को वो कमेटी मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य बनाए हैं 2-4 उनका तो व्यूज पहले ही पता है। अच्छा, क्योंकि उनके तो लेख आ चुके हैं अपने अखबारों में। नेगेटिव नहीं, उन्होंने तो कहा भी ये जो कानून है इनके फेवर के हैं, तो बात तो ये है ना। फिर इसी वास्ते तो किसान मना करें वहाँ कमेटी में जाने के लिए। गुलाटी जी का, मान का, महाराष्ट्र वालों को, इन सबके बयान आ चुके हैं भाई। हुड्डा सिर्फ अकेले नहीं हैं जो कमेटी पर सरकार का घेराव कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से सभी को उम्मीदें थी, लेकिन जो कमेटी बनी उनके सभी सदस्य पहले से ही कानूनों के समर्थक हैं। ऐसे में किसानों को न्याय मिलेगा तो कैसे? सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद पूरे देश को है और थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चारों सदस्य तो पहले ही मोदी जी के कानूनों के समर्थक हैं, वो तो इन काले कानूनों के पक्षधर हैं। ऐसी कमेटी के सदस्य क्या न्याय करेंगे? ये किसान ही जवान पैदा करते हैं। इन्हीं किसानों के बेटा और बेटी पुलिस में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री फौज के अंदर देश की रक्षा करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी इतने अहंकारी मत बनिए, ये अहंकार टूटेगा जरूर। कृषि कानूनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें दखल दिया और कमेटी बना दी। अब किसानों को कमेटी भी नामंजूर है। किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो कमेटी की बात नहीं मानेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि गतिरोध रुकेगा तो रुकेगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब बारी है बेबाक में उस रिपोर्ट से आपको रूबरू कराने का जिसका जिक्र हम लोगों ने शुरुआती दौर में किया था कि क्या हिंदुस्तान का किसान गरीब हो रहा है। बेहद बड़ी बात है ये। आंकड़े आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है ये कि हिंदुस्तान के किसान की स्थिति क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि बदलाव किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आजादी के 73 साल पूरे होने के बावजूद किसानों के हालात कुछ खास बदले नहीं हैं। दरअसल देश की विडंबना रही है कि सत्ता किसी की भी रही हो, प्रधान सेवक कोई भी हो, हालात किसान के कभी नहीं बदले। और मौजूदा दौर में तो किसान कृषि कानून से इतना डरा हुआ है कि वो पिछले तकरीबन 50 दिनों से दिल्ली की सरहद पर डटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि चुनिंदा बदलाव की वजह से किसानों की जिंदगियां बदलेंगी? दरअसल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40% से ज्यादा काम करने वाले लोग खेती से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत की घरेलू आय से जुड़े हाल के कोई आंकड़े नहीं हैं,
लेकिन कृषि मजदूरी, जो कि ग्रामीण आय का एक अहम हिस्सा है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े मौजूद हैं, जिसके मुताबिक साल 2014 से 2019 के बीच विकास की दर धीमी हुई है। भारत में महंगाई दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2017 में 2.5% से थोड़ी कम थी, जो कि बढ़कर 2019 में लगभग 7.7% हो गई है। इसलिए मजदूरी में मिले लाभ का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच सही मायनों में किसान की आय केवल 2% बढ़ी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनकी आय गैर किसानी वाले परिवार का 1/3 भर है। ऐसे में कृषि मामलों के कुछ जानकारों का मानना है कि किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है और मुमकिन है कि पहले से ये कम हो गई है। अगर हम महंगाई को देखें तो महीने के 2000 रुपए बढ़ जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं खेती से जुड़े सामानों की बढ़ती कीमतों को देखें तो बाजार में उत्पादन के घटते बढ़ते दामों को लेकर भी चिंता जरूर होगी। ऐसे में ये बताना भी जरूरी है कि हाल के सालों में मौसम ने भी कई जगहों पर साथ नहीं दिया। कहीं सूखे के कारण किसानों की आय पर बुरा असर पड़ा तो कहीं बेमौसम बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। 2017 में एक सरकारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक 2015 के मुकाबले 2022 में आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों को 10.4% की दर से बढ़ना होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि सरकार को 6.39 बिलियन रुपए का निवेश खेती के सेक्टर में करना होगा। 2011-12 में सरकार का कुल निवेश केवल 8.5% था। 2013-14 में यह बढ़कर 8.6% हुआ और इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। 2015 से यह निवेश 6 से 7% भर ही रह गया है। साल 2016 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक सरकारी सर्वे के मुताबिक 3 सालों में किसानों का कर्ज करीब 2 गुना बढ़ गया था। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पिछले कुछ सालों में कोशिश की गई कि किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाए और दूसरे कदम उठाकर भी मदद की जाए, जैसे कि उर्वरक और बीज पर सब्सिडी और कुछ क्रेडिट स्कीम देना इसमें शामिल है। वहीं 2019 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 8 करोड़ लोगों को कैश ट्रांसफर से मदद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपए मदद की जाएगी, जिससे किसानों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या देश का किसान गरीब हो रहा है? जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक में अब बात करते हैं समाधान की कि आखिर इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकल सकता है। इस आंदोलन को आखिर अंतहीन आंदोलन ना बनने दिया जाए, कैसे समाधान निकल सकता है। हम लोगों ने कुछ कोशिशें की हैं, हम लोगों ने ये सोचा, ये समझा, ये समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से इसका हल निकल सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगाकर एक समिति का गठन कर दिया है, जो 2 महीने में सरकार और किसानों की राय लेकर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन अगर जिद का सवाल ना बनाया जाए तो सरकार, समिति और किसान हल तलाश सकते हैं। दरअसल किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर कानूनी अधिकार हो, यानी कि सभी 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निजी व्यापारी या सरकार खरीदे। लेकिन सरकार का डर है कि अगर निजी व्यापारी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदता तो सरकार को कुल 17 लाख करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान होगा, जो कुल राजस्व का 3/4 होगा। ऐसे में बाकी विकास कार्य कैसे होंगे? और फिर सरकार इस खरीद के बाद महज आड़ती बनकर रह जाएगी। वहीं सरकार को पीडीएस के लिए करीब 55 मिलियन टन कृषि उत्पादों की जरूरत होती है। अगर सरकार अपनी भूमिका बाजार गिरने पर बड़े क्रेता के रूप तक भी सीमित कर ले तो बिचौलिए मूल्य गिराकर
किसानों का शोषण नहीं कर सकेंगे। वहीं सरकार जब और जहां जरूरत होने के आधार पर बाजार में हस्तक्षेप की भूमिका में रहेगी। सरकार को तभी बाजार में उतरना होगा जब किसानों को उचित मूल्य न मिल रहा हो। और बाजार का सिद्धांत है कि अगर एक बड़ा खरीदार कुल उत्पाद का 15 से 20% भी खरीदने वाला हो तो वो मूल्य नियमित बन जाता है। लिहाजा सरकार पर गैर जरूरी खरीद का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। वो जरूरत पड़ने पर बाजार पर अंकुश भी लगा सकेगी। किसानों को यही चाहिए। वहीं दूसरी मांग तीनों कानूनों को खत्म करने की है। किसानों को डर है कि इसके जरिए उनकी जमीन कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी, क्योंकि कानून अमल में आने के बाद किसानों को अपने उत्पाद बेचने का जरिया बदलना होगा। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि 20 सालों से इन कानूनों पर चर्चा हो रही थी। ये सच होता तो साल 2014 और 2019 के चुनावों में किसानों और राजनीतिक दलों का ये मुख्य मुद्दा होता। किसानों और सरकार की जद्दोजहद के बीच सवाल एक ही है कि किसानों की समस्या का हल कैसे निकलेगा। और ये ही सवाल आम जनता से लेकर किसान और सरकार के जहन को कुरेद रहा है, क्योंकि किसान पिछले 50 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर खुले आसमान के नीचे अपना डेरा डाले हुए हैं और सरकार से कई दौर की बैठकों के बाद भी किसान खाली हाथ हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा पहलू एमएसपी का भी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जरा समझिए कि एमएसपी क्या है, एमएसपी कब से हिंदुस्तान में है, कितने फसलों पर एमएसपी है और एमएसपी को तय कौन करता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे एमएसपी तय होती है। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार के नए 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध आज देश भर में हो रहा है, जिसके विरोध में पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली की सीमा पर डेरा डाल रखा है। किसानों को डर है कि कहीं इन 3 कृषि कानूनों की वजह से फसलों पर मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म न हो जाए, क्योंकि इन कानूनों में एमएसपी जारी रखने की बात नहीं की गई। लेकिन सरकार एमएसपी जारी रखने का लिखित भरोसा देने की बात कर रही है, जबकि किसान एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार की ओर से रबी और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है और बुआई से पहले एमएसपी घोषित कर दिया जाता है। एमएसपी के जरिए किसानों को इस बात की तसल्ली मिलती है कि अगर उनकी फसल का दाम मार्केट में गिरा तो भी सरकार उन्हें तय एमएसपी अदा करेगी। इससे किसानों का नुकसान कम होता है। एमएसपी से किसानों को एक निश्चित भाव मिलना तय रहता है। वैसे एमएसपी का फायदा देश के सभी किसानों को नहीं मिल पाता। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। बाकी किसान मार्केट भाव पर आश्रित रहते हैं। आपको बता दें कि शांता कुमार समिति की अध्यक्षता में साल 2014 के दौरान 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो भारतीय खाद्य निगम के वित्तीय प्रबंधन और अनाज की बिक्री, स्टोरेज और वितरण प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए इस पर काम करती है। अब बात करते हैं एमएसपी तय कैसे होता है। आपको बता दें कि कीमत A1 के तहत किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल में, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च जोड़ा जाता है। वहीं कीमत A2 के तहत कीमत A1 और जमीन का किराया जोड़ा जाता है। वहीं कीमत C2 के तहत कीमत A2 और पारिवारिक श्रम समेत उस जमीन की कीमत भी जोड़ी जाती है जिसमें फसल उगाई गई हो, और जमीन के काम में लगी स्थायी पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसमें कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। वहीं अब आपको बताते हैं कि एमएसपी का फायदा क्या है। कीमतों में स्थिरता, न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी, आपूर्ति की कमी पर नियंत्रण, उचित मूल्य में खरीदारी। आपको बता दें कि 1966 और 67 में पहली बार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी, जिसे आमतौर पर एमएसपी कहा जाता है। उस वक्त सिर्फ गेहूं की फसल के लिए इसे तय किया गया था, जिसकी वजह से किसान दूसरी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की बुआई करने लगे, जिसके बाद अनाज का उत्पादन कम हो गया। ऐसे में सरकार ने पहले धान, तिलहन और दलहन की कुछ फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू कर दिया।
फिलहाल सरकार की ओर से कुल 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।